क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप 95 प्लस अंक हिंदी में ज़रूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यह एक वायरल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है सदल मिश्र की रचना है। भारत दुर्दशा, नास्केतोपाख्यान, बेताल पच्चीसी, सुख सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सदल मिश्र की रचना है नास्केतोपाख्यान। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की है। बेताल पच्चीसी लल्लू लाल की है। भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का खा है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है। कमेंट करेंगे वासुदेव, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है हरिशंकर प्रसाई की रचना है। कालिदास की निरंकुशता, रानी नागफनी की कहानी, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन। तो हरिशंकर प्रसाई की रचना है रानी नागफनी की कहानी। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता मेरे प्यारे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और रसज्ञ रंजन ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और विचार विमर्श भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है मेरे प्यारे बच्चों वोल्गा से गंगा रचना है। राहुल सांकृत्यायन की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, प्रताप नारायण मिश्र की। राहुल सांकृत्यायन, वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है और एक कहानी संग्रह है। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत। तो ये यात्रा वृत्तांत है मेरे प्यारे बच्चों मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला, धर्मवीर भारती। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। लोकायतन के कवि हैं निराला हैं, महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रानंदन पंत है। तो लोकायतन किसकी रचना है आप कमेंट करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का गा है संसद से सड़क तक रचना है। मुक्तिबोध की है, धूमिल की है, नागार्जुन की है, अज्ञेय की है। तो संसद से सड़क तक रचना है धूमिल की। किसकी है? धूमिल की। और संसद से सड़क तक ये धूमिल का पहला काव्य संग्रह है। ध्यान रखेंगे, संसद से सड़क तक धूमिल का पहला काव्य संग्रह है। छायावाद के कवि नहीं हैं सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रानंद पंत छायावाद के हैं, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के कवि हैं और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे। और ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है वीर गाथा काल के कवि हैं। कौन है? महाकवि भूषण हैं, केशवदास हैं, चंदवरदाई हैं, छत्रसाल हैं। तो वीर गाथा काल के कवि हैं चंदवरदाई। चंदवरदाई वीर गाथा काल के कवि हैं। और पृथ्वीराज रासो की रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंदवरदाई की है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। और ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी के प्रथम कवि हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का गद्यांश पूछता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। कुल मिलाकर के गद्यांश पूछा जाता है 10 अंक का। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति
अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र की माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधापतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर राष्ट्र शब्द मिल जाए, जन शब्द मिल जाए, पृथ्वी मिल जाए, माता मिल जाए, भूमि मिल जाए, तो आप समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ से 2 अंक आपको मिल जाएंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? व्याख्या करना है जिसकी रेखा खींची हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए बताते हैं व्याख्या। वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जो लोग पृथ्वी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करते हैं केवल वही लोग उसकी सभी भौतिक और प्राकृतिक संपदाओं का लाभ पाने का अधिकार रखते हैं। माँ के प्रति स्नेह और सेवा करना पुत्र का प्राकृतिक कर्तव्य होता है। यह एक सेवा धर्म है जिसे बिना किसी स्वार्थ के निभाना चाहिए। अगर कोई पुत्र स्वार्थ के लिए अपनी माँ से प्रेम करता है तो यह उसकी नैतिक गिरावट को दर्शाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी के साथ किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए? तो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध रखना चाहिए। यह संबंध प्रेम, आदर और सेवा से भरा होना चाहिए। सारे उत्तर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, बस आपको पैराग्राफ ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्र का भवन किस पर आधारित होता है? तो राष्ट्र का भवन उसकी दृढ़ भित्ति यानी मजबूत आधार पर आधारित होता है जो भूमि और जन के बीच के प्रेम और समर्पण के रिश्ते से बनती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र के प्रति जन का कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्र के प्रति जन का कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखे, उसे अपने स्वार्थ से ऊपर रखे और उसके संरक्षण व समृद्धि के लिए कार्य करे। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर करेंगे इसको। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर ना जाने कभी अच्छों के वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्व के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का पूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, सेव बह गए, शक्ति बह गए और उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्प्रणम योगश्चा भोगश्चा क्रस्त योग की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। देखिए यहाँ पर अशोक शब्द मिल गया, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? अशोक के फूल से, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? रेखा जिसकी खींची है श्री सुंदरी साधन तत्प्रणाम योगश्चा भोगश्चा क्रस्त योग, इसकी करना है आपको व्याख्या। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं व्याख्या। बौद्ध धर्म में कालांतर में आए परिवर्तनों का उल्लेख करते हुए लेखक का कहना है कि बौद्ध धर्म में बाद में सुंदरी को योग भोग का साधन समझा गया। फिर अगला प्रश्न है, तीसरा क्या कह रहा है? भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया? तो भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन बन गया? वज्रपाण नामक देवता बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। इसके बाद है बोधिसत्व और अभिसार शब्दों का अर्थ। तो बोधिसत्व का अर्थ होता है इस संसार रूपी सत्य का बोध हो गया, और अभिसार का मतलब होता है टोना टोटका झाड़ फूंक। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए। सेम उसी प्रकार है, कोई प्यारा कुमला कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाना, और यदि मथुरा में कोई प्यारा कुसुम मुरझाया हुआ घर में पड़ा हो तो उसे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना और उसे बता देना कि एक फूल के समान बालिका राधा किस प्रकार से मलिन होकर के आपके कमल पग को चूमना चाहती है। तो ये पवन दूतिका से मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है, और इसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, अर्थ में रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है? तो राधा पवन दूतिका से कह रही है कि मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है? तो मुरझाए हुए पुष्प की उपमा राधा के मुरझाए हुए और उदास मन से की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा चूमना चाहती है। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, अब तुम जग जाओ। उषा रूपी चतुर्नायिका अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही। अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है।
पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। ठीक है, नए पत्तों का आंचल डोल रहा है। लो या लतिका भी भर लाई, मधुमकुल नवल रस गागरी। अब लो ये लताएं भी मधुमुकुल यानी नवीन रस रूपी परागकण को भरकर ले आई हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या होगा। ये गीत से लिया गया है, लाहर काव्य संग्रह से, और जयशंकर प्रसाद कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता ही दिया है। इसके बाद है आकाश रूपी पनघट में कौन तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। तो आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में कुल शब्द 3 बार आया है। प्रथम प्रयोग में कुल का अर्थ समूह है, जबकि दूसरे एवं तीसरे प्रयोग में कुल का अर्थ कलरव है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इस काव्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है। तो प्रातःकाल का वर्णन किया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में 5 अंक है, तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा एकदम सरल भाषा में। ठीक है, इसके बाद है कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। तो इसका भी वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। फिर है 6 नंबर, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्र चित्रण 80 शब्द में है, अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो ये भी 80 शब्द में है, तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर है खंडकाव्य भी 50 अंक का है। तो प्रश्न नंबर 8 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको अर्थ हम बता देते हैं आपको। इसके बाद किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, देव लंगोटी मात्र पहने हुए एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा ने कहा उसे अंदर लाओ। तब अंदर आकर के उस कवि ने महाराज भोज की ओर देख करके आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मान करके संतुष्ट होकर के खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसकी ओर देख करके कहा, कवि तुम क्यों रोते हो। तब कवि ने कहा, मेरे घर की दशा को सुनिए। ठीक है, संदर्भ देख सकते हैं आपको कैसे लिखना है। फिर अथवा वाला देखते हैं, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थ बता रहे हैं इसका। संस्कृत का साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में ललित भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, क्षमा करना, निंदा ना करना, अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। फिर इसका खा नंबर है, तो ये भी 7 अंक का है। परोक्षे कार्यांतरम प्रत्यक्षे प्रियवदनम, यानी पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने मीठे बोलने वाले मित्र माने मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। जिस प्रकार विष से भरा घड़ा हो जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। सुभाषित रत्नांश से लिया गया है। इसके बाद ये भी देखते हैं, नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें और चाहे प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु है युगों के बाद हो। धैर्यशाली पुरुष न्याय के पथ से अपने पैर को कभी नहीं हटाते हैं। सुभाषित रत्नांश से लिया गया है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक का है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इनको आप तैयार करेंगे। फिर 10 का खा और गा है, शांत रस अथवा करुण रस, इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। रूपक अथवा भ्रांतिमान अलंकार, चौपाया अथवा कुंडलीय छंद, 2-2 अंक हैं, 6 अंक है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 9 नंबर का है, बेरोजगारी की समस्या, भारतीय कृषक की समस्याएं, विज्ञान और आधुनिकता, देशाटन से लाभ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके बताएंगे तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके बाद है चैनम का संधि विच्छेद, तो होता है चे प्लस अनम। चैनम का संधि विच्छेद चे प्लस अनम होता है। निश्चला का संधि विच्छेद क्या होता है, निस प्लस छला, निस प्लस छला होता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद, अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद होता है अंतः प्लस राष्ट्रीय, ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम। तो प्रतिदिनम में समास है अव्ययभाव समास, कमलम में समास है कर्मधारा है, नीलकंठ में बहुब्री। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, सड़क दुर्घटना में घायल मित्र को सांत्वना देने के लिए एक पत्र लिखिए अथवा
विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई होते पत्र लिखिए। 8 अंक का है तो इसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो पठित्व में पठ शब्द है, तो प्रत्यय है। दत्ता में दा धातु है, अक्त प्रत्यय है। और पठनीयम में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो बुद्धिमान में बुद्धि शब्द है, मतु प्रत्यय है। कटुता में कट शब्द है, तल प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करिए। 2 अंक का है, रामेश पादेन खज्जा, यानी रमेश पैर से लंगड़ा है। तो एनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति है इसमें। नमो भगवते वासुते, ठीक है। तो इसमें नमो भगवते में चतुर्थी विभक्ति है। अग्ने स्वाहा, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।